नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी खबर अखबार पर नजर और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नजर डालेंगे खबर पर। जोर आजमाइश के बीच चौथे चरण का शोर अब थम चुका है और क्योंकि शोर थम चुका है चुनावी प्रचार का, ऐसे में कल यानी कि 13 मई को मतदान होना है। देश में कल लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान होगा और 19 अप्रैल से अब तक 3 चरणों में 285 निर्वाचन क्षेत्रों में इसको लेकर तैयारियां जो हैं वो की गई है। दैनिक जागरण में इस खबर को जगह दी गई है। देखिए, चौथे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार लगातार किया गया और पार्टी की ओर से कोशिश ये की गई कि हर पार्टी अपनी तरफ से अपने उम्मीदवार की जीत का दम भर रही है, लेकिन आखिर जीत किसकी होगी ये तो वक्त ही बताएगा। और देखिए, मैं चाहूंगी ये खबर आपको दिखाना, क्योंकि चुनावी खबर अखबार पर नजर के जरिए पूरी कोशिश की जाती है कि आप तक खबर तो पहुंचाई जाए, साथ ही साथ आपको वो खबर दिखाई भी जाए कि आखिर अखबार में कितनी तवज्जो खबरों को दी जाती है। ये देखिए, चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन अब कल क्योंकि मतदान है, तमाम प्रत्याशी अपनी मेहनत, जी तोड़ मेहनत जो है, जी जान लगा चुके हैं। अब कल ये तय होगा कि आखिर वोटिंग के दौरान जनता किसे चुनती है। देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी का चुनावी भाग्य कल तय होगा और ऐसे में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 10 राज्यों में 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा और 96 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए 96 सीटों पर कल मतदान होना है और सबसे अहम चीज है कि कल चौथे चरण का चुनाव है, प्रचार थम चुका है और ऐसे में पूजा सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जिस तरह से प्रचार चल रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है, यानी चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। सिर्फ तापमान मौसम में नहीं बढ़ रहा है, बल्कि आप आर्गुमेंट्स देख लीजिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है। आप पाकिस्तान, चीन, मंगलसूत्र, तमाम मुद्दे जो हैं वो इस चुनाव में, इस प्रचार में जो है वो गूंजते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर, बिहार की 40 में से 5 सीटों पर और झारखंड की 14 में से 4 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटों पर मतदान होगा। बिल्कुल, कल देखिए 96 सीटों पर मतदान है और 48 में से 11 सीटें महाराष्ट्र की हैं जहां पर मतदान होना है। इसके अलावा ओडिशा की बात कर ले तो 21 में से 4 सीटें हैं, तेलंगाना की 17 की 17 सीटों पर और उत्तर प्रदेश की अगर 80 सीटों की बात कर ले तो उनमें से 13 सीटों पर कल मतदान होना है। पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों पर मतदान है, जम्मू कश्मीर की 5 सीट है, लेकिन एक एक चरण में चुनाव है तो इस लिहाज से वहां पर एक सीट पर कल वोट डाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर 96 सीटों पर मतदान है और सुबह से ही कल वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी 7 बजे से और लगातार आपको हमने ये भी बताया है कि इस बार चुनाव में मुद्दे क्या रहे। बिल्कुल, देखिए, मुद्दे तमाम, लेकिन बावजूद इसके पक्ष विपक्ष की राजनीति जो आपने देखा और बयानबाजी जो आपने देखी, उसमें आपने साफ तौर पर देखा होगा किस तरह से एनडीए की ओर से या यूं कह लीजिए बीजेपी की ओर से कोशिश ये की गई है कि इस बार भी, यानी कि तीसरी बार भी मोदी सरकार, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस भी चारुल पीछे नहीं है और लगातार राहुल गांधी भी मेहनत करते फील्ड में नजर आते हैं। और अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद जरूरी कहा जा सकता है कि अति उत्साहित हो गया है इंडी गठबंधन, क्योंकि जो मुद्दे थे उनमें से एक मुद्दा ये भी था कि जो विपक्षी चेहरे हैं, बड़े चेहरे, उन्हें जेल में डाला हुआ है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आज से प्रचार की शुरुआत भी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो इस लिहाज से पार्टियां जो हैं वो और ज्यादा उत्साहित है और खासकर इंडी गठबंधन की अगर बात कर ले तो बिल्कुल, देखिए, और तेलंगाना की क्योंकि 17 सीटें हैं और विधानसभा चुनाव में आपने देखा था कि 5 राज्यों में जब चुनाव हुए तो तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य रहा जहां पर कांग्रेस की जीत हुई थी। ऐसे में 17 की 17 सीटों पर जब मतदान होंगे कल, यानी कि 13 मई को, तो ये तय होगा कि आखिर तेलंगाना की जनता का मूड क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं के जरिए, अपनी रैली के जरिए बदल पाए हैं। क्या वहां की 17 सीटों में इस बार भारतीय जनता पार्टी की
सीटें तय हो पाएंगी। चारुल, ये भी देखिए, एक बहुत बड़ी विधानसभा चुनौती होगी। चुनाव में तो तेलंगाना में बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी। हालांकि कुछ परसेंटेज जरूर कह सकते हैं कि सुधरा था, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाए थे। बिल्कुल। अब ऐसे में क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा चुनाव हो रहा है, क्या ऐसे मुद्दे बीजेपी उठा पाई है जो तेलंगाना की जनता के दिल में घर कर पाए, और वहां पर ये जो 17 सीटें हैं, इनमें से कितनी सीटें जो हैं वो जीत पाएगी बीजेपी। हालांकि देखिए, उस साइड की अगर बात कर लें तो काफी हीटेड आर्गुमेंट रहा, और खासकर नवनीत राणा और असदुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात कर ले हैदराबाद सीट को लेकर, जिस तरह से कहा जा सकता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान को नवनीत राणा लेकर आई थी 15 मिनट वाले, उन्होंने कहा था कि आप हमें 15 सेकंड दे दीजिए। इस पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पलटवार करते हैं, छोटे सरकार तक की बातें हो जाती है। तो मुद्दे तो कई सारे हैं इस बार चौथे चरण के चुनाव को अगर हम कहें, लेकिन विपक्ष ये जरूर कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी घबरा गए हैं, क्योंकि नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं। बीजेपी और ज्यादा उत्साहित है। उनका कहना है कि धीरे धीरे विपक्ष का जो चेहरा है वो बेनकाब होता नजर आ रहा है जनता के साथ। बिल्कुल, देखिए चारुल, और इस बार 24 के चुनाव में एक और जो विषय है चिंता का, वो ये आपने देखा होगा बीते 3 चरण में जो मतदान हुए उसकी रफ्तार कितनी ज्यादा स्लो थी, कितनी ज्यादा कम थी। वोटिंग परसेंट काफी ज्यादा कम था, और ऐसे में चौथे चरण की क्योंकि मतदान कल 13 मई को होने हैं, तो लोगों को वोटिंग के प्रति आकर्षित किया तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में किन्हीं कारणों से जनता मतदान करने के लिए बूथ पर नहीं पहुंच रही है। कई ऐसी जगह है जहां पर वोट का बहिष्कार तक कर दिया गया है। यानी इस बार की जनता मूड में है, और हो सकता है कि अगर एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, इस बार परिणाम बदल भी सकते हैं, क्योंकि साउथ में बीजेपी अभी भी कमजोर है। चारुल, हालांकि देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात कर ले तो इस बार उम्मीद ये है कि साउथ में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है बीजेपी, यानी उम्मीद से परे। आप देखिए कि तमिलनाडु के मुद्दे जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने उठाए, और इसका जिक्र तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में भी करती है। तमिल संगमम का आयोजन किया जाता है, वो भी बनारस में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। तो ये तो कहा जा सकता है कि तमिलनाडु हो या फिर केरल हो, यानी दक्षिण के राज्यों में बीजेपी अच्छा करेगी, लेकिन कितना अच्छा करेगी अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विपक्षी पार्टी का दर्जा भी ना ले पाएगी कांग्रेस, 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी मोदी सरकार, ये बयान दिया गया है। तो देखिए, उड़ीसा में कंधमाल, बुलंगीर और बारगढ़ लोकसभा सीट पर चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए मोदी ने दावा किया कि उड़ीसा की अस्मिता खतरे में है। बिल्कुल, ओडिशा की अस्मिता खतरे में है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया। और देखिए, ये हम आपको खबर दिखा रहे हैं, विपक्षी पार्टी का दर्जा भी नहीं ले पाएगी कांग्रेस, 50 सीटें भी नहीं जीतेगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है। अब देखिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी पर इतना बड़ा तंज जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कसा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज का अपमान किया, सभी सीटों पर जमानत जब्त होनी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव में उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी, कांग्रेस 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी, चुनाव के बाद विपक्षी दल का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में कहते नजर आए। लेकिन जब बात आदिवासियों के अपमान की होती है तो देखिए, लगातार बीजेपी जो है वो जिक्र करती है महामहिम के सामने जिस तरह से विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतारा था, तभी से ये कहा जाता है कि आदिवासियों का विरोध करती है, आदिवासियों की अस्मिता से खिलवाड़ करती है कांग्रेस या फिर अन्य विपक्षी दल। बिल्कुल, तो देखिए, उड़ीसा में कंधमाल, बुलंगीर और बारगढ़ लोकसभा सीट पर चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि उड़ीसा की अस्मिता खतरे में है और बीजेपी इसकी रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार हर हाल में बनेगी और उड़ीसा में बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री होगा, वहीं बेटा या बेटी बनेगा जो उड़ीसा भाषा और उड़िया संस्कृति को समझता हो। और बीजू जनता दल पर जमकर उन्होंने हमला बोला है और कांग्रेस पर भी हमला बोला। और देखिए, आपने कई बार देखा होगा चारुल की लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, लेकिन खुद प्रियंका गांधी ने कई बार ये कहा है कि उनके भाई फील्ड में उतरकर काम करते हैं, उन्होंने लोगों की परेशानियों को जाना है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों के बीच पहुंचे हैं,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीएम मोदी अगर उनके भाई को शहजादा समझते हैं तो ये उनकी बहुत गलत सोच है। नहीं, और प्रियंका गांधी ये भी कहती है कि मेरा भाई तो शहजादा है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद शहंशाह हैं और इसीलिए वो जनता से नहीं मिलते। लेकिन मेरे भाई ने कम से कम भारत जोड़ो यात्रा तो निकाली। लेकिन क्योंकि हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं, आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए बहुत ही मंझे हुए तरीके से इस बात को एक्सप्लेन भी किया और कहा कि आदिवासी समाज का अपमान करती है कांग्रेस। उन्होंने ये भी कहा कि जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए जाती हैं तो कांग्रेस के एक नेता ये कहते हैं कि मंदिर को गंगा जल से धोया जाएगा, उसका शुद्धिकरण कराया जाएगा। तो क्योंकि ये चुनाव है तो एक एक चीज का जिक्र किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अन्य विपक्षी नेता एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल देखिए, 400 से अधिक सीट जीतेगी बीजेपी, ये पीएम मोदी का दावा है। और इन 400 सीटों को जीतने के लिए उड़ीसा में भी उन्होंने डबल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, हर पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम जनता करेगी। मात्र 50 सीटें भी कांग्रेस पार्टी नहीं लेकर आ पाएगी, जिसके जरिए सीधा सीधा जो आरोप है, जो प्रहार है, वो इंडिया अलायंस पर किया गया है। बिल्कुल देखिए, एनडीए अब की बार 400 पार का जो नारा है वो लगातार उठा रहा है। लेकिन ऐसे में सबसे अहम चीज है कि विपक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो देखिए लोकतंत्र की हत्या है और इसी के साथ साथ संविधान बदल दिया जाएगा। ये तमाम आरोप जो हैं ये विपक्षी नेता लगा रहे हैं। ठीक है चारुल, यहाँ पे वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए रुक करते हैं खबरों का। अमित शाह ने केजरीवाल की सेवानिवृत्ति वाली टिप्पणी को खारिज कर दिया है और कहा कि मोदी देश का नेतृत्व करते रहेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद भी देश के शीर्ष पद पर बने रहेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी अगले साल राजनीति से दूर हो जाएंगे। उनके 75 वर्ष के होने के बाद एक वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि मोदी के 75 साल होने के बाद विपक्ष के लिए खुशी मनाने का कोई कारण नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया गठबंधन को बताना चाहूंगा, जब मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, 2029 तक देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इस पर भाजपा में कोई भ्रम नहीं है। बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अब तक निशाना साधते ही थे, लेकिन अब इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम शामिल हो चुका है। और देखिए ये जगह दी गई है खबर को, मोदी विल कंटिन्यू टू लीड नेशन, शाह डिसमिसेस केजरीवाल्स रिटायरमेंट रिमार्क। और इसे आप देख पाएंगे साफ तौर पर कि किस तरह से अमित शाह ने निशाना साधा है। देखिए जब बाहर आए अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर और बिना नाम लिए बीजेपी के साथ साथ मोदी पर भी निशाना साधा और उन्होंने योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया था। लेकिन इस पर अमित शाह ने बयान दिया कि मोदी आगे भी नेतृत्व देश का करते रहेंगे। बिल्कुल, और इस खबर को क्योंकि बेहद अहम बयान था तो कई कहा जा सकता है कि अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा है। और यहाँ पर आप ये खबर जो है वो देख रहे हैं जहाँ पर ये कहा गया है कि केजरीवाल का सियासी शिगुफा और इस पर बीजेपी का पलटवार जो है वो देखने को मिला है। इसमें देखिए अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट अपील कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि देखिए अमित शाह जो हैं वो ही आगे नेतृत्व करने वाले हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, 2029 तक नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, और चारुल ये एक बहुत अहम बयान था क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप अगर वोट बीजेपी को देते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इस बार भी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं क्योंकि 2014 में
बीजेपी ने, खुद नरेंद्र मोदी ने ये रूल बनाया था कि 75 साल के होते ही आप जो है वो रिटायर हो जाएंगे। और ऐसे में नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें 2025 की, तो 17 सितंबर 2025 में पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में उनके रिटायरमेंट के साथ ही अमित शाह वो नाम होगा जिन्हें भारतीय जनता पार्टी देश का पीएम बना सकती है। इसलिए सोच समझकर आप वोट कीजिएगा। बिल्कुल, और वो ये भी कहते हैं कि ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जो गारंटियां दे रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, आखिर उन्हें पूरा कौन करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अमित शाह की ओर से इस बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपना जो कार्यकाल है उसे जरूर पूरा करेंगे और 2029 तक नेतृत्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कांग्रेस चुनाव जीतती है तो आंध्र को विशेष दर्जा देगी, राहुल ने ये कहा है। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो हम आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देंगे। 10 साल की अवधि के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का आश्वासन देगी कांग्रेस उम्मीदवार। वाईएस शर्मिला के समर्थन में कडप्पा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय तत्कालीन यूपीए सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा सहित शेष कई वादे जो हैं वो भी किए थे आंध्र प्रदेश से। अगर कांग्रेस 2014 में केंद्र में सत्ता में आई होती तो उसने इन सभी वादों को पूरा किया होता, लेकिन नेतृत्व मोदी का रहा और एनडीए सरकार ने राज्य की उपेक्षा की। इनमें से किसी भी वादे को लागू करने में वो बिल्कुल देखिए चारुल, और इसे जगह दी गई है हिंदू टाइम्स में। इसमें साफ तौर पर राहुल गांधी ने बयान दिया है कि अगर चुनाव हम जीतते हैं तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम हम करेंगे, जिसके जरिए आंध्र प्रदेश में रह रही जनता को विशेष सुविधा का लाभ मिलेगा, योजनाओं का लाभ मिलेगा। और साफ तौर पर राहुल गांधी जो है वो इस तरह का जिक्र करते नजर आते हैं, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो, बेरोजगारी हो, इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर वो एनडीए को और बीजेपी को घेरते नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को छापा है, लेकिन चुनाव के दौरान आप देखिए कि तेजस्वी हैं जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, यहाँ राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर दी है। और ऐसा ही एक शिगुफा बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से भी छोड़ा गया है। यानी चुनाव के दौरान कोई भी नेता कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता है। हर तैयारी, हर कोशिश की जा रही है जनता के मन में घर बनाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी 2025 में शाह को बनाएंगे प्रधानमंत्री, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है और इस खबर को हमने आपको अभी दिखाया भी है। बिल्कुल, तो देखिए इस बयान को लेकर अब अमित शाह ने साफ कह दिया है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो वो ही आगे भी लीड करेंगे। 2025 में उनकी ओर से ही लीड किया जाएगा। देखिए बिल्कुल, ये बयान जो है वो हमने आपको भी दिखाया भी था कि किस तरह से इस बयान को प्रमुखता से छापा गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बड़ा आरोप जो है वो लगाया गया। बिल्कुल देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरफ दैनिक जागरण ने वो बयान छापा है जो कि अरविंद केजरीवाल ने दिया था, और ठीक उसी पर जब पलटवार करते हुए हैदराबाद में शनिवार को अमित शाह ने जवाब दिया तो उसे भी जगह दी गई है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 तक ही नहीं बल्कि उसके बाद भी बीजेपी और देश का नेतृत्व करते रहेंगे, और अगले 5 साल का जो कार्यकाल है उनका उसे भी वो खुद कंप्लीट करेंगे। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह दावा करने के लिए निशाना साधा कि अगले 5 साल तक भी नरेंद्र मोदी ही देश के पीएम बने रहेंगे, वो अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि 75 साल के होने पर प्रधानमंत्री मोदी रिटायर हो जाएंगे और वो वोट अपील अमित शाह के लिए कर रहे हैं। ऐसे में सोच समझकर वोट दें। लेकिन अमित शाह खंडन करते हुए कहते हैं कि 2029 तक नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करने वाले हैं, और
अगर हम कहें गृह मंत्री अमित शाह को लेकर तो देखिए अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर नजर ही आ रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट कर दिया, लेकिन देखिए अमित शाह का ये कहना कि 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नेतृत्व करने वाले हैं सर्वोच्च पद पर, तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये आखिरी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? क्या वजह है? और देखिए टाइम लिमिट जब गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई है तो उस पर फिर सोचने वाली बात विपक्ष के लिए भी है, जनता के लिए भी और पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए चारुल, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से ये कहा गया कि अगले साल उनका जो एज है वो कंप्लीट हो जाएगा 75 साल का, उसके बाद रिटायरमेंट होने, तो ऐसे में क्या ये जो रूल खुद नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ओर से तैयार किया गया था, क्या इस रूल को भी बीजेपी बदल देगी? ये भी सवाल उठता है। नहीं, विपक्ष तो ये कह रहा है कि संविधान बदल देगी, तो ये तो अपनी ही पार्टी की बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार की हताशा में आम आदमी पार्टी की मति भ्रष्ट हो गई है, ऐसा राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है। राजनाथ सिंह ने केजरीवाल की टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना की और विश्वास जताया कि एनडीए मौजूदा लोकसभा चुनाव में विजयी होगा। रक्षा मंत्री ने पोस्ट पर लिखा, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से अंतरिम जमानत पर छूटने के बाद आज बीजेपी के बारे में जिस तरह अनर्गल बयान दिए हैं, उससे ये साफ होता है कि इस चुनाव में भाजपा और एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शानदार विजय प्राप्त करने जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं वो लगाए जाते रहे हैं और इसको लेकर साफ तौर पर ये कहा जा रहा है एनडीए की ओर से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीतेंगे और उनके नेतृत्व में ही आगे भारतीय जनता पार्टी या यूं कह लीजिए एनडीए बढ़ेगी। देश का नेतृत्व आगे भी पीएम मोदी ही करने वाले हैं। लेकिन अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बयान दे दिया है, आपको ये भी याद होगा योगी आदित्यनाथ के करियर को भी समाप्त करने का बयान दिया गया था अगले 2 महीने में, तो अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ सवाल अरविंद केजरीवाल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जरूर ला दिए हैं चारुल, जिसके जरिए लोग भी सोचने पर मजबूर है कि कहीं ये रणनीति तो नहीं है बीजेपी की, कहीं जीत जाए चुनाव मोदी के नाम पर, लोग मोदी के नाम पर वोट दे, ठीक वैसे ही जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था, शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट डले और उसके बाद मुख्यमंत्री चेहरा बदल दिया गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के नाम को ऑफिशियल नहीं किया गया था कि वो ही आगे जाकर यानी जीत के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है और गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि इस जीत के बाद 2024 की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2029 तक नेतृत्व करने वाले हैं। ऐसा कुछ स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश में नहीं कहा गया था। तो चलिए ये जो खबर है इस पर आगे बढ़ते हैं। और केस पर टिप्पणी कर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की है। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलने के बाद शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने निशाना साधा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 50,000 के मुचलके पर छूटे अरविंद केजरीवाल दिल्ली सचिवालय में घुस के दिखाइए, एक फाइल साइन करके दिखाइए, आपको अंतरिम जमानत मिली है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए शर्त रखी कि वो अपने ऊपर चल रहे केस के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। इसका माखौल उड़ाते हुए उनके ऊपर झूठा केस दर्ज हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है, ऐसा कहा गया। बिल्कुल, देखिए और दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है, प्रमुखता से इस खबर को भी छापा गया है, जिसमें कहा गया कि शर्त रखी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर निकलेंगे तो वो अपने केस को लेकर कोई बयान नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए शर्त रखी थी कि वो अपने ऊपर चल रहे केस के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं उनके ऊपर झूठा केस दर्ज हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। अदालत बड़े अपराधियों को भी पैरोल देती है और समय लाइव लोकेशन शेयर करने को नहीं कहती है, लेकिन बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल ने कल प्रचार के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का जिक्र किया था
कि झूठे केस में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। चारों बिल्कुल, अब देखिए ये है कि बीजेपी ने तो इसे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना मान लिया है, लेकिन क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इसे अवहेलना के तौर पर लेंगे? और अगर ऐसा लेते हैं तो फिर क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा? क्या प्रचार के बाद संज्ञान लिया जाएगा, जिस दौरान वापस, क्योंकि 2 तारीख को सरेंडर करना है अरविंद केजरीवाल को, तो तब संज्ञान में लिया जाएगा, या उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जो है संज्ञान में लेकर प्रचार के लिए जो पेरोल दी गई है, जो अंतरिम जमानत दी गई है, इसका वक्त जो है, इसकी अवधि जो है उसे घटाते हैं? तमाम सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी लगातार हमलावर है। आम आदमी पार्टी तो उत्साहित है ही और ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली उससे पार्टी मजबूत होगी, लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ये जो एक कुछ लिमिटेड टर्म के लिए पेरोल दी गई है, इसके बाद आम आदमी पार्टी आखिर क्या स्टेप उठाएगी? क्योंकि देखिए, ये बीजेपी ईडी की ओर से कहा गया था कि भारत चुनावों का देश है, और चुनावों का देश है तो यहाँ तो अक्सर चुनाव होते रहते हैं। हर बार किसी ना किसी नेता को सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए पेरोल देना क्या ठीक है? बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो अधिकारी थे, और ऐसे में जब उन्हें समन बार बार भेजा जा रहा था तो आपको वो भी याद होगा चारों, जब वो उस समन को इग्नोर कर रहे थे और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे इग्नोर किया जा रहा था। अब ऐसे में कानून की इतनी जानकारी होने के बावजूद अगर शर्त रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि वो केस को लेकर कोई भी बयान नहीं देंगे, फिर भी अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि झूठे केस में उन्हें फंसाया गया है, तो क्या ये उनकी एक भूल मानी जाए कि चुनावी प्रचार के दौरान, या यूं कह लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी जुबान से ये बात निकल गई होगी, या फिर जानबूझकर ये किया जा रहा है? ये वक्त बताएगा। बिल्कुल, चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी से ही जुड़ी एक और खबर है। अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर और भगत सिंह को भुला दिया है, ऐसा राजकुमार आनंद की ओर से कहा गया। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में बीएसपी प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के बागी नेता राजकुमार आनंद ने सीएम केजरीवाल पर बाबा साहेब अंबेडकर की बलिदानी भगत सिंह की बलिदानी जो है वो भुलाने का आरोप लगाया है। बाबा साहेब अंबेडकर को भूलने का भी आरोप लगाया गया है। बिल्कुल, तो देखिए, आरोप तमाम लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन आरोपों का जवाब आखिर कम समय जब अरविंद केजरीवाल को मिला है, तो इस कम समय में आखिर वो किस तरह से चुनावी प्रचार करेंगे और विपक्ष पर प्रहार करते हुए अपना पक्ष जरूर रखेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जिन नामों का जिक्र करते हुए सत्ता में आए थे, आज उन्हीं बलिदानियों को भुला दिया गया है, ऐसा राजकुमार आनंद की ओर से कहा गया है। बिल्कुल, देखिए, संविधान का जिक्र किया जाता है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल सभी चीज़ों को भुलाते जा रहे हैं। और देखिए, दैनिक जागरण के पेज नंबर 7 पे इस खबर को जगह दी गई है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। संविधान को मजबूत करने का इतना काम पहले नहीं हुआ, और उसके बाद अब क्योंकि विवाद भी है, वो खड़ा होने लगा है कि अरविंद केजरीवाल किसी की भी वो ना तो सम्मान करते हैं और ना ही वो किसी को लेकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए चीज़ों का ख्याल रखते हैं। तो ये बयान दिया गया, और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर निकले, देखिए जेल के अंदर थे तब भी उन पर आरोप लगाए जा रहे थे, और जब जेल से बाहर वो आ गए हैं तो भी उन पर प्रहार करने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए, एक चीज़ और मैं बताऊं, एक पूरा अखबार होता है और हमारे पास अखबारों का ढेर होता है। ऐसे में अखबार से कोई एक खबर ढूंढना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन पूजा लगी रहती है कि पहले खबर मिल जाए और उसके बाद वो आपको ये दिखा पाएं कि आखिर किस अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। और जैसा कि उन्होंने अभी किया, अभी पूरी मेहनत करी आपके लिए खबर ढूंढने के लिए, ऐसी मेहनत हमारी पूरी टीम करती है। तो चलिए एक बार फिर से हम जिक्र करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी के लिए और ज्यादा जरूरी है राजकुमार आनंद जो कि पार्टी में रहे हैं, हालांकि बाद में बागी हो गए, लेकिन उनकी ओर से यह आरोप लगाना जो आरोप पहले से ही लगा आ रहा था। देखिए, आपको याद होगा कि कांग्रेस की जड़ें उखाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, और ऐसे में आज आम आदमी पार्टी उसी कांग्रेस के साथ मिलकर
लोकसभा चुनाव लड़ रही है, इंडी गठबंधन में उसी पार्टी का हिस्सा है। ऐसे में और राजकुमार आनंद जब ये बयान लगा देते हैं या बयान दे देते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर को भूल गई है पार्टी, शहीद आजम भगत सिंह को भूल गई है पार्टी, तो ये तमाम आरोप जो है ये कहीं ना कहीं और मजबूत करते हैं अन्य पार्टियों को जो कि आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि अन्य पार्टियों पर आरोप जिस तरह से लगाया जाता है, और इस बार क्योंकि 2024 चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है। देखिए, आज से पहले क्या होता था, एनडीए बनाम तमाम पार्टियां, लेकिन इस बार एनडीए बनाम 28 दल जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है, और जिसमें कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी शामिल है, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी जिससे कल तक कांग्रेस की नहीं बनती थी, अब सब साथ हैं और हाथ से हाथ मिलाकर इस बार के चुनावी मैदान में उतरे हुए प्रचार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अभी तो हम साथ साथ हैं चल ही रहा है, लेकिन चुनाव के बाद ये हम साथ साथ है रहेगा या हम आपके हैं कौन हो जाएगा, इसको लेकर तो बड़ा सवाल है ही। और एनडीए लगातार इस चीज को लेकर विपक्ष पर हमलावर है कि ये साथ जो अभी है क्या ये चुनाव के बाद भी रहेगा। हालांकि अब भी आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का, क्योंकि हम जिक्र कर ही रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो कांग्रेस के साथ है लेकिन पंजाब में साथ नहीं है। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पोल डेटा पर विवाद जारी रहने पर खड़गे ने चुनाव आयोग की आलोचना की। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि आश्चर्यजनक है कि चुनाव आयोग ने भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन यानी इंडिया के गठबंधन के सदस्यों को उनके द्वारा लिखे गए एक पत्र का जवाब देने का फैसला किया, लेकिन एक दिन में सीधे तौर पर की गई शिकायतों को नजरअंदाज किया है। ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया। देखिए, ये खबर जो है उसे प्रमुखता से छापा गया है और ये खबर मैं आपको दिखा भी रही हूँ। इसे संडे टाइम्स ने प्रमुखता से छापा है। खड़गे स्लैम्स इलेक्शन कमीशन एज रो ओवर पोल डेटा कंटिन्यूज। देखिए, आपको याद होगा कि 3 चरणों में जो चुनाव हुआ है उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए थे और चुनाव आयोग से मिलने की बातचीत भी कही थी, लेकिन इन सब के बाद आपको याद होगा कि चुनाव आयोग ने कितने सख्त लहजे में कहा था कि आप इस तरह से करेंगे तो उस पर आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। क्योंकि डेटा को लेकर देखिए कहा जा रहा था कि डेटा जो है वो लेट अपलोड क्यों हो रहा है या क्या डेटा जो है उसमें कोई गड़बड़ी है। अब ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग ने तो सख्त लहजे में कह ही दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अब खड़गे जो है वो कह रहे हैं कि ये बेहद ही आश्चर्यजनक है। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से सवाल खड़े किए गए इलेक्शन कमीशन का ये साफ कहना था कि इस तरह से सवाल खड़े नहीं किए जा सकते हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े किए थे और अब तक 3 चरणों के मतदान जो हुए हैं, रफ्तार जो स्लो थी, इसको लेकर भी क्योंकि सवाल खड़े किए गए, तो इलेक्शन कमीशन का साफ तौर पर कहना था कि जो काम है इलेक्शन कमीशन का वो हम कर रहे हैं, हमारा काम हम बेहतर जानते हैं, हमें हमारा काम सिखाने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके विपक्ष जो है वो लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है और चुनाव आयोग ने उन पर लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के मतदान डेटा में विसंगतियों के आरोपों के माध्यम से भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया है। और आरोप लगाते हुए साफ तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर किसी को गलतफहमी है तो वो अपनी गलतफहमी खुद क्लियर करे, क्योंकि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। बहरहाल, बढ़ते आगे। राज्यपाल के कुकृत्य का पेन ड्राइवर है मेरे पास, पेन ड्राइव है मेरे पास, ऐसा ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। इस खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापा है और ये बेहद अहम बयान है जो कि सीधे तौर पर राज्यपाल पर आरोप लगाया गया है। और देखिए, आपको याद होगा कि संदेश खाली का मामला जिस तरह से तूल पकड़ा था पश्चिम बंगाल में, और उस मामले के बाद राज्यपाल जो है उन्होंने पीड़ित महिलाओं से बातचीत की थी, उनसे मुलाकात की थी, संदेश खाली गए थे। लेकिन पिछले कुछ समय में जो मामला सामने आया जिसमें ये कहा, मतलब कुछ महिलाओं ने राज्यपाल पर भी आरोप लगाए हैं। अब ऐसे में अभी तक तो ये सिर्फ आरोप थे, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं वो दरअसल हवाई बातें नहीं है, मेरे पास उसका सबूत है पेन ड्राइव में। लेकिन अभी सबूत क्या है और क्या ममता बनर्जी इस सबूत को सबके सामने पेश करेंगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए, और ये खबर दैनिक जागरण में छापी गई है और इसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी एक पेन ड्राइव का जिक्र करती नजर आ रही हैं
उनका कहना है कि मेरे पास हर सबूत एक पेन ड्राइव में है और वो जब चाहे उस पेन ड्राइव के जरिए हर बात को प्रूव कर सकती है। यानी साफ तौर पर पेन ड्राइव का जिक्र किया गया। राज्यपाल से मिलने अकेले नहीं जाऊंगी, ममता बनर्जी ने ये कहा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि एक ऐसा पेन ड्राइव उनके हाथ लगा है जिसमें राज्यपाल का पूरा कुकृत्य है। ऐसे में अगर राज्यपाल उन्हें राजभवन बुलाते हैं तो वो कतई अकेले नहीं जाएगी। ये एक बहुत बड़ा बयान है। चारोल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक सीवी आनंद बोस राज्यपाल रहेंगे तब तक मैं राजभवन नहीं जाऊंगी। साथ ही राजभवन की महिला कर्मियों से कथित छेड़खानी मामले में ममता ने राज्यपाल का इस्तीफा मांगा है और पेन ड्राइव का जिक्र किया और देखिए अमर उजाला ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है और ममता बनर्जी की बातों को कोट किया है और कहा है कि राज्यपाल बोस से ममता का सवाल आखिर इस्तीफा से क्यों कतरा रहे हैं और कहा कि जब तक आप हैं राजभवन में कदम नहीं रखूंगी। तो देखिए एक प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से ये जो डर जताया है, अब ये एक बड़ा सवाल होता है क्योंकि आप आरोप किसी और पर नहीं लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं राज्यपाल पर और ये कह रही हैं कि मैं राज्यपाल से मिलने अकेले नहीं जाऊंगी। संदेश खाली का मुद्दा पश्चिम बंगाल में जिस तरह से उभर कर आया था, उसके बाद आपको याद होगा कि किस तरह से राज्यपाल जो है वो महिलाओं से मिलने गए थे, पीड़ितों से मिले थे और ये भी कहा था कि अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप राजभवन में आकर रह सकते हैं, आप सुरक्षित हैं, इस बात का आश्वासन दिया था। लेकिन अब राज्यपाल पर यह आरोप लग रहे हैं और ममता बनर्जी उसमें यह कह रही हैं कि हर कुकृत्य की जो सबूत है वो मेरे पास पेन ड्राइव में है। बिल्कुल चारुल, बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अखिलेश ने संबंधित राजनीतिक गुटों से आखिरी मिनट में अपील की है और साथ ही उन्होंने न केवल अपील की है बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित किया। वहीं अखिलेश यादव ने कन्नौज में रोड शो किया और जनता को संबोधित करते हुए एक दूसरे पर प्रहार किया है। बिल्कुल देखिए अखिलेश इशू लास्ट मिनट अपील फॉर रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल ब्लॉक्स। तो यूपी के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संबंधित राजनीतिक गुटों से आखिरी मिनट पर एक अपील जारी की है। सीएम योगी ने कानपुर देहात में जनसभा को संबोधित किया, अखिलेश यादव ने कन्नौज में रोड शो किया और जनता को संबोधित किया। अखिलेश ने जनता को संबोधित करते हुए लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा जो है वो उठाया है। सीएम योगी ने आतंकवाद को मुद्दा बनाकर जनता से वोट अपील किया। तो देखिए ये तो पूजा बहुत कहा जा सकता है कि लास्ट मिनट अपील कहा भले ही जा रहा है, लेकिन ये मुद्दा जो है वो शुरुआत से ही रहा है और लगातार घेरा भी गया है। बिल्कुल देखिए, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर इसलिए भी जारी रहता है चारुल क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्योंकि अभी राज्य की कमान संभाल रहे हैं और अगर अखिलेश यादव की बात कर ले तो पूर्व सीएम वो उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। ऐसे में अपने खोए हुए आधार को एक बार फिर से पाने की कोशिश में सपा और अखिलेश यादव लगे हुए हैं, इसलिए आरोप प्रत्यारोप का दौर और ज्यादा तीखा हो जाता है। बिल्कुल द हिंदू ने इसे प्रमुखता से छापा है। आदित्यनाथ यानी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं एंड अखिलेश जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आदित्यनाथ एंड अखिलेश इशू लास्ट मिनट अपील फॉर रिस्पेक्टिव अलायंसेस, ये प्रमुखता से छापा गया है। और देखिए विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आतंकवाद का मुद्दा उठा रहे हैं, गुंडागर्दी जिस तरह से की जाती थी सपा सरकार में, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि मुद्दा जो है सीएम योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं कि गुंडों की सरकार है, तो उस लिहाज से कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, तो दोनों एक कहा जा सकता है कि स्ट्रैटेजी के तहत अपने अपने मुद्दों पर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते नजर आते हैं कि जब भी आप मतदान करने जाए, वोट करने जाए, तो हर एक परिस्थिति को आप सोचें जो आपने देखी है, जो आपने सहन की है और उसके बाद ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें क्योंकि आपका एक वोट बहुत कीमती है और आपका एक वोट देश की तस्वीर बदल सकता है।
हालांकि उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदली है, उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश के सफर पे आगे बढ़ा है, वो हम सब जानते भी है और इसी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपील करते भी नजर आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर फैसला जून की शुरुआत तक आएगा। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने शनिवार को कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने और दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई करने के संबंध में अंतिम निर्णय मई के अंत में या फिर जून की शुरुआत में लिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर कहा गया है, अध्यक्ष ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि निर्दलीय विधायकों के आचरण से संकट मिलता है कि वो ये संकेत मिल रहा है कि दबाव में थे और इसलिए जांच शुरू की गई और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। उन्होंने कहा कि बाद में जब कांग्रेस नेताओं ने इन विधायकों के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई के लिए नई याचिका दायर की तो उन्हें भी नोटिस जारी किए गए हैं। और देखिए दल बदल की राजनीति के तहत जो कानून तैयार किया गया उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं और साफ तौर पर ये अध्यक्ष ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा था, निर्दलीय विधायकों के आचरण से संकेत मिलता है कि वो दबाव में थे और इसलिए जांच शुरू की गई और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। तो देखिए यह है खबर, डिसीजन ऑन रेजिग्नेशन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज बाय अर्ली जून सेज हिमाचल स्पीकर। ये कहा गया है हिमाचल प्रदेश के स्पीकर की ओर से कि जो 3 निर्दलीय विधायक हैं उनके रेजिग्नेशन पर जो डिसीजन है वो जून तक जो है वो आ जाएगा। जून अर्ली यानी जून के शुरुआत में ही आ जाएगा। अब देखिए जून के शुरुआत में ही चुनावी कहा जा सकता है कि जो नतीजे हैं वो भी आने हैं। बिल्कुल 4 जून को नतीजे आएंगे। हर कोई उस पल का इंतजार भी कर रहा है जिस दौरान चुनावी नतीजे आएंगे। लेकिन ऐसे में देखिए ये भी कहते हैं दे हैड वोटेड इन द फेवर ऑफ बीजेपी नॉमिनी हर्ष महाजन इन दी आरएस पोल ऑन फेब 27। देखिए आपको याद होगा हिमाचल में जिस तरह से निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के समर्थन में वोट कर दिया था। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी कुछ विधायक रहे जिन्होंने वोट किया था, लेकिन इसके बाद एक सियासी तूफान जो है वो हिमाचल की राजनीति में आ गया था। बिल्कुल देखिए, और खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी आपको दे दें। केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि कोई भी भूखा ना सोए, ये मेघवाल की ओर से बयान दिया गया है और अमर उजाला में इस खबर को जगह दी गई है। देखिए साफ तौर पर सरकार की प्राथमिकता यही है कि कोई भी भूखा ना सोए, हर एक व्यक्ति तक अन्न पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए मुफ्त राशन बांटने का काम जो है वो भी सरकार करती है। देखिए बीजेपी ने गठबंधन के खिलाफ नेताओं की फौज उतार दी है। केंद्र मंत्री से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री और मंत्री दिल्ली में चुनाव सभा कर रहे हैं और शनिवार को केंद्र मंत्री अर्जुन मेघवाल और वीके सिंह, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत कई नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आयोजित सभा में शिरकत की और सभी ने एक सुर में केंद्र सरकार की तारीफ करने के साथ दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ ही साथ पश्चिम दिल्ली संसदीय क्षेत्र की जनसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव अगला प्रधानमंत्री तय करता है, इसलिए देश के विकास के लिए पूरा देश एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहता है। अर्जुन राम मेघवाल की ओर से ये बयान दिया गया। देखिए वो पहुंचे थे दिल्ली और इस दौरान केवल वही नहीं पहुंचे थे बल्कि राजस्थान से बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री भी पहुंचे थे और ऐसे में मुफ्त राशन पहले से ही देश की जनता को उपलब्ध कराया जा रहा है और उपलब्ध कराए जाने के साथ साथ लोगों को भूखा न सोना पड़े, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आंध्र प्रदेश से है। नई राजधानी के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश की सियासत गरमा गई है। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। आंध्र प्रदेश में 5 साल पहले भारी जीत के साथ सत्ता में आने के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और
वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने राज्य के लिए अमरावती की जगह 3 राजधानी बनाए जाने का सुझाव दिया। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती की जनता क्या चाहती है और क्या 3 राजधानी का विवादास्पद मुद्दा सीएम जगनमोहन पर भारी पड़ेगा? 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन और नए तेलंगाना राज्य के गठन के बाद राजधानी का विवादास्पद मुद्दा राज्य की राजनीति में छाया रहा है और 13 मई को आंध्र प्रदेश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने के साथ ये मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार 2 जून के बाद दोनों राज्य की संयुक्त राजधानी हैदराबाद नहीं रहेगी। बिल्कुल देखिए, और मुख्यमंत्री वीआईएस जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में अपनी एक रैली में घोषणा की कि वो राजधानी विशाखापट्टनम में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे, जिसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया था। चलिए, और इसी के साथ चुनावी खबर अखबार पर नजर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।